हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को अल्केन की प्रिपरेशन बताया बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, जैसे बेरिलियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मीथेन प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से बताए प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड। तो जब कार्बोलिक एसिड को हीट करते हैं कॉस्टिक सोडा लाइम के साथ तो रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोलिक एसिड टेक प्लेस एंड फॉर्म अल्केन। तो इस रिएक्शन में डीकार्बोलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वह फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनायन होती है। मतलब वह कार्बोलिक एसिड जो मोर स्टेबल कार्बोएनायन फॉर्म करेगा उसकी डीकार्बोक्सिलेशन मोर इजियर होगी। इस पर एग्जाम्पल बताया। फिर बताया मैंने वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन क्या है? तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर तो फॉर्म करता हाइयर अल्केन बाय कपलिंग रिएक्शन, कहलाता है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन की लिमिटेशन ये है कि इससे आप अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम उसे आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड नहीं यूज कर सकते। यदि आप टर्शियरी एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और फॉर्म कर देता है अल्केन। ये लिमिटेशन है, रुकावट है वुर्ज रिएक्शन की। इसमें आपको मैंने फ्रैंकलिन रिएक्शन बताया था कि सिमिलर टू वुर्ज रिएक्शन होती है, ओनली डिफरेंस है सोडियम इज रिप्लेस बाय जिंक। उस तरह से इसमें फिटिंग रिएक्शन बताए थे कि ये सिमिलर होता है किसके, तो वुर्ज रिएक्शन के सिर्फ यहाँ पर जो अंतर होता वह एल्काइल हैलाइड की जगह पर एराइल हैलाइड हो जाती है। फिर मैंने आप लोग बताया था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या है? तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट। कैसे प्रिपेयर होती है? तो जब एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर तो फॉर्म होती है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होती है उसके कार्बन के ऊपर सब्सटेंस से नेगेटिव चार्ज होता है। इस कारण से ग्रिग्नार्ड एजेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये अब्स्ट्रैक्ट करता है एसिडिक हाइड्रोजन को। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच होती है हैलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या sp हाइब्रिड कार्बन से। इस पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन प्रिपरेशन of alkane by कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बे साइंटिस्ट का नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्बे रिएक्शन नहीं बल्कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता? तो जब एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड, आप जानते हैं कार्बोलिक एसिड मतलब RCOOH है। अगर ये कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन कर जाए तो ये क्या दे देगा? तो ये RCOONA है ना। ये एसिड और बेस आपस, ये एसिड है ये बेस आपस में रिएक्शन कर करके ये क्या प्रोड्यूस करा? तो सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये क्या हो गया? तो ये एसिड और बेस का प्रोडक्ट है। तो ये एसिड बेस प्रोडक्ट हम लोग क्या कहते हैं? तो सॉल्ट। एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है तो प्रोड्यूस क्या होती? तो सॉल्ट। करें जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एनोड पर, जबकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है कैथोड पर। तो व्हाट इज द कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड? ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या है? तो व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड,
when sodium salt, when aqueous solution of sodium salt of carbonic acid is electrolyzed, मतलब जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, जिसके कारण अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एनोड पर और हाइड्रोजन कैथोड पर। तो जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं देन तो क्या होती है? देन अल्केन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड at anode and hydrogen liberated at cathode। करेक्ट कि जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, मतलब अगर हमारे पास RCOON है, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड है, इसे H2O मतलब एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर के अंदर जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती, जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होता? तो ये अल्केन प्रोड्यूस होता है, अल्केन प्लस CO2 प्रोड्यूस होता है किसके ऊपर? तो एनोड के ऊपर, और हाइड्रोजन लिबरेट होता कैथोड के ऊपर, और NaOH रह जाती है सोल्यूशन में। NaOH विल रिमेन इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में रह जाता। तो जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं तो अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पर, हाइड्रोजन कैथोड पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में रह जाती। कैसे होता? तो ऑब्वियसली इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे होती? तो ऑब्वियसली यदि हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड है, ये क्या है? तो ये एक्वस सोल्यूशन है किसके? तो कार्बोनिक एसिड की, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड की। ऑब्वियसली इसके अंदर हमने क्या करा है? तो दो रॉड या प्लेट डाल दिए हैं। ये रॉड या प्लेट है, ये रॉड और प्लेट है। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। तो बेसिक एक रॉड और प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे रॉड और प्लेट को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो आपका होता है एनोड, मतलब वहीं पर ऑक्सीडेशन होती है, और जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो होती है कैथोड। तो ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड में क्या है? तो जब सोडियम सॉल्ट जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड क्या होगी? तो डिसोसिएट कर जाएगी किस में? तो कार्बोनेट आयन मतलब RCOO- में और Na+ में। क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है मतलब वाटर भी मौजूद है, तो वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है, वो भी डिसोसिएट करती है किसमें? तो OH- और H+ में। तो जब आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट लेंगे, उसके अंदर दो रॉड या प्लेट को डाल देंगे, एक रॉड और प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे रॉड और प्लेट को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। तो ऑब्वियसली जो रॉड और प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसकी तरफ दोनों की दोनों एनायन मतलब कार्बोक्सिलेट आयन और OH- आयन आकर्षित होंगे, और आकर्षित होने के कारण ये ऑब्वियसली दौड़ता दौड़ता जाएगा इस रॉड और प्लेट के नज़दीक, और वहाँ जाने के बाद चूंकि बैटरी है, बैटरी अपने पावर से किसी एक से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो किससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा? तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे एट एनोड, एनोड पर क्या होगी? एनोड मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर दोनों की दोनों एनायन आकर्षित होकर जाती हैं, लेकिन जो OH- जो कार्बोनेट आयन की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है वो हाइयर होती OH- से, जिसके कारण जो कार्बोनेट आयन होता है वह एनोड के ऊपर मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो बेस एट एनोड, एनोड पर क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन की लॉस, तो जब भी इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एन ऑक्स। एनोड पर क्या होती है? तो ऑक्सीडेशन होती है। तो हियर यहाँ पर क्या होगी? हियर ऑब्वियसली यहाँ पर सिंस जो ऑक्सीडेशन हियर यहाँ पर जो सिंस जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या?
तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब RCOO माइनस इज हायर, इज ग्रेटर देन OH माइनस। सो इसीलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, सो जो RCOO माइनस क्या करता है, तो बेसिक लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब या कि गेट ऑक्सीडाइज। सो जो RCOO माइनस क्या होता है, तो लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन, या कि गेट ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन लॉस को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडाइज कर देता है, तो गेट ऑक्सीडाइज्ड एट ए नोट, ऑक्सीडाइज्ड एट ए नोट। तो बेसिक अगर हमने एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड ली है, तो उसके अंदर 2 एनायन है, कार्बोक्सिलेट आयन और दूसरे हाइड्रोक्साइड आयन, और 2 कैटायन है, Na+ और H+। इसके अंदर 2 रॉड या प्लेट को हमने डाल रखा है, एक रॉड और प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखे। तो वह रॉड और प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, उसकी तरफ दोनों की दोनों एनायन आकर्षित होंगी, लेकिन एनायन आकर्षित होगी, लेकिन वह एनायन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है, वो कार्बोक्सिलेट आयन की ज्यादा होती है हाइड्रोक्साइड आयन से। तो ये दोनों के दोनों एनायन आकर्षित होकर के इस एनोड के पास गया, लेकिन चूंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है कार्बोक्सिलेट आयन की ज्यादा होती है, OH माइनस, इस कारण से जो कार्बोक्सिलेट आयन होता वह एनोड पर जाकर क्या करता, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता। मतलब RCOO माइनस ये क्या करेगा, तो ये RCOO माइनस क्या करेगा, तो ये जा करके इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। RCOO ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ध्यान, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज थी। जब आप जानते हैं किसी के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिक अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल गई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल गए, अगर 2 कार्बोक्सिलेट आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या करा, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन था इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज जनरेट हो जाती है। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज क्या करता, तो अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, ऑब्वियसली इधर डीलोकलाइज कर जाता, माइग्रेट कर देता, जिसके कारण ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की, जिसके कारण इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है और ये कार्बन एल्काइल रेडिकल फॉर्म कर देता है। अब ये जो एल्काइल रेडिकल फॉर्म हुई है, 2 एल्काइल रेडिकल, अब यहाँ पर जो 2 एल्काइल रेडिकल क्या होंगी, तो यहाँ पर 2 एल्काइल रेडिकल आपस में, ऑब्वियसली यहाँ पर 2 एल्काइल रेडिकल आपस में क्या होता है, तो बॉन्ड कर जाता है। तो बेसिक 2 एल्काइल रेडिकल बॉन्ड कर, मतलब 2 लाने के लिए इसको आप सबको क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस तो ये कह रहा है कि कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या है। तो कोलवे साहब के अनुसार जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज कर दिया जाता है, तो एक अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एनोड पर और हाइड्रोजन कैथोड पर। मतलब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड है। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पर 2 कर दीजिए। जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज कराए तो बेसी एनोड पर क्या हो गई, तो एनोड पर अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड और कैथोड पर हाइड्रोजन की। कैसे, तो बेसी एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड है, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड में 2 एनायन होगी, एक कार्बोक्सिलेट आयन दूसरी OH माइनस, और 2 कैटायन होगी, एक Na+ और H+। तो दोनों की दोनों एनायन अट्रैक्ट होकर के इस एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया, लेकिन जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है, वो कार्बोक्सिलेट आयन की हायर होती है OH माइनस से, जिसके कारण जो कार्बोक्सिलेट आयन था एनोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज जनरेट कर दिया। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर करने के लिए, ऑड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो अपने इलेक्ट्रॉन ऑड वाला बच गया। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर करने के लिए इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देता है और एल्काइल रेडिकल फॉर्म करता, और एल्काइल रेडिकल आपस में जुड़ करके ये अल्केन बना दिया। तो बेसी एनोड पर क्या हुई, तो बेसी ये दोनों ये आपस में पेयर कर गया, यहाँ से CO2 निकल गई, ये आपस में ये आपका CO2 बन गया, ये CO2 आपस में बन करके निकल गई। तो यहाँ से क्या हुआ, तो एनोड पर क्या हुई, तो एक CO2 लिबरेट हुई, एक CO2 लिबरेट हुई, और दूसरा क्या हुआ, एक CO2 लिबरेट हुई, और दूसरा क्या हुआ, एक अल्केन बना। तो एनोड पर क्या होती, तो एक CO2 लिबरेट हुई और अल्केन बना। उस तरह से एट कैथोड, कैथोड पर क्या होती, तो रिडक्शन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो निकली वो निकल करके यहाँ से आएगी, और ऑब्वियसली यहाँ पर आने के बाद गेन करा देगा। कि किसको गेन कराएगा, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पर आया और आ करके यहाँ पर कैटायन को इलेक्ट्रॉन गेन करा देगा।
तो किस कैटायन को इलेक्ट्रॉन गेन कराएगा, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती, तो H+ की ज्यादा होती है Na+। एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, H+ की हायर होती है, किससे, तो Na+ से। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करता हुआ आया और यहाँ पर आकर के कैटायन को इलेक्ट्रॉन गेन करा देगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है कि H+ की जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो ज्यादा होती है, किससे, तो Na+ से, जिसके कारण H+ जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और हार्डन के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है। तो बच कौन गया, तो सोल्यूशन के अंदर Na+ बच गया और OH- मतलब NaOH सोल्यूशन बच गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली एट कैथोड पर क्या होती, तो रिडक्शन टेक प्लेस। तो ऑब्वियसली एट कैथोड मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में जो एनोड होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, एट कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एट कैथोड क्या होगी, तो रिडक्शन टेक प्लेस। कैथोड पर क्या होगी, तो रिडक्शन टेक प्लेस, कैथोड पर रिडक्शन होगी। तो ऑब्वियसली यहां पर कैथोड की तरफ दोनों की दोनों कैटायन जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर एनोड पर क्या हुआ, मतलब इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दोनों के दोनों एनायन आए, लेकिन जिस कार्बोनेट आयन की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके अल्केन और CO2 में कन्वर्ट हो गया और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पर आया और यहां पर आने के बाद कैटायन को इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। तो सिंस एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है कि सिंस जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ इज ग्रेटर देन Na+। सो इसीलिए क्या होती, तो H+ क्या होगी, तो विल गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड। इसलिए ऑब्वियसली H+ क्या होती है, तो कैथोड पर क्या होती है, तो रिड्यूस हो जाती है। मतलब यहां पर से जो दो, अगर 1 मोल कार्बोनेट आयन ऑक्सीडाइज होगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली फ्लो करके यहाँ पर आया और ये इसको क्या करा, तो H+ को इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया। तो H+ जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H2 के फॉर्म में निकल आएगा बाहर। तो ऑब्वियसली जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराई सोडियम सॉल्ट और कार्बोनिक एसिड की, तो ऑब्वियसली अल्केन प्रोड्यूस हुई कहाँ पर, तो अल्केन और CO2 प्रोड्यूस हुई एनोड पर और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई किस पर, तो कैथोड पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास सोडियम एसीटेट होता और ऑब्वियसली एक्वा सॉल्यूशन और इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप जरा देखिए, ये सोडियम सॉल्ट और कार्बोनिक एसिड में से क्या हो रहा है, तो CO2 निकल जा रहा है, यहां से CO2 निकल जा रहा है। ऑब्वियसली इसका अगर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अगर हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होती, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड होती, मतलब सोडियम एसीटेट होता और इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते, तो क्या होगा, तो बेसिक यहां से CO2 निकल आएगा और ये बच जाएगा एल्काइल ग्रुप। तो ये दो एल्काइल रेडिकल आपस में क्या होगा, तो कपल कर जाएगा और ये दे देगा क्या, तो दिस विल गिव यू CH3, ये CH3 प्लस ऑब्वियसली ये CO2 ये मिलेगा किस पर, तो एनोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ पर मिलेगा, तो ऑब्वियसली कैथोड पर, और NOH कहाँ पर रह जाएंगे, तो सोल्यूशन में रह जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास अगर होता CH3, ये CH2, ये COONA, ये सोडियम प्रोपायोनेट रहता और इसे अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते तब क्या होती, तो यहाँ से क्या होता, तो CO2 निकल आता, यहाँ से CO2 ऑब्वियसली एनोड पर क्या होगा, तो ये कार्बोनेट आयन जाएगा और CO2 निकल आएगा, तो ये फॉर्म करेगा क्या, तो ये CH3 CH2 रेडिकल, तो ये दो CH2 CH3 रेडिकल क्या हो जाती, तो आपस में कपल कर जाती, आपस में कपल कर करके क्या देता, तो ये ब्यूटेन देता CH3 CH2, ये CH2 ये CH3 देता। जरा से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं,
सपोज यदि ये होता CH2, ये CH2, ये COONA, ये COONA, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते तब क्या होता, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते तब क्या होता, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराता तो ऑब्वियसली ये नोड पर जाता और CO2 निकाल देता, ये नोड पर जाता CO2 निकाल देता तो बनाता क्या, तो CH2, इसके पास और इलेक्ट्रॉन या उसके पास और इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या कर जाता, तो ये आपस में पेयर कर जाता, तो ये बन जाती क्या, तो ये CH2 CH डबल बॉन्ड, ये CH2 इथिलीन बन जाती। अगर मान लेते हैं कि यही होता कि दिस वन, अगर ये होता, ये है ये होता ऑब्वियसली ये COONA और ये COONA ये होता, और इसकी आप ऑब्वियसली इसकी एक्वा सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते तब क्या होता, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते तब क्या होगा, तो जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते तब क्या होता, तो ऑब्वियसली जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइसिस कराते तो वह एनोड पर जाता, एनोड पर जाने के बाद क्या करता, तो CO2 निकाल देता, CO2 निकाल देता और क्या देता, तो ये देता दिस वन, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाती और इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाती, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाता, तो पेयर कर जाता, आपस में क्या होता, तो पेयर कर जाता दिस वन, है ना। उसी तरह से क्या हो जाएंगी, तो अगर मान लेते हैं कि ये होता, अगर हमारे पास ये होता, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड, ये CH, ये COONA और ये COONA, अगर ये होता, अगर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते तब, अगर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते तब क्या होगी, इसकी एक्वा सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब क्या होगा, तो ये नोड पर जा करके CO2 लिबरेट कर देता है, ये कार्बोनिलेट आयन क्या करेगा, तो ये नोड पर जा करके क्या करता, तो ये नोड पर जा करके CO2 लिबरेट कर देता और ये रेडिकल फॉर्म कर देता, और ये रेडिकल आपस में क्या हो जाती, तो पेयर कर जाती, ये रेडिकल आपस में ऑब्वियसली जोड़ा बना करके ये एसिटिलीन देता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एल्काइल रेडिकल बन रही है और ये आपस में कपल कर जा रहा है, एल्काइल रेडिकल बन रही, कपल कर जा रहा है, यहाँ पर एल्काइल रेडिकल बन रही है, ये आपस में जुड़ जा रहा है, बॉन्ड कर जा रहा है, ये ऑब्वियसली एल्काइल रेडिकल बन जा रही है, आपस में बॉन्ड कर जा रहा है, एल्काइल रेडिकल बन जा रही है, आपस में बॉन्ड कर जा रहा है, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लेते कि हमारे पास ये दिस वन, ये इसकी सोडियम सॉल्ट है, इसकी ऑब्वियसली एक्वा सोल्यूशन सोडियम सॉल्ट, अगर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तब क्या होगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तब क्या होगी, तो एक्वा सोल्यूशन सोडियम सॉल्ट को जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो जो कार्बोनिलेट आयन होता है नोड पर जा करके क्या करता है, तो CO2 निकाल करके ये ऑब्वियसली यहाँ से CO2 निकाल देगा और ये फॉर्म कर देगा क्या, तो ये कार्बन रेडिकल फॉर्म कर देगा दिस वन, ये कार्बन रेडिकल फॉर्म कर देगा, ये कार्बन रेडिकल, अब ये कार्बन रेडिकल क्या होगी, तो आपस में पेयर कर करके ये आपको ऑब्वियसली ये बेंजीन दे देगा दिस, ये प्लस ऑब्वियसली CO2 एट ए नोड। उसी तरह से अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, इट इज, अगर मान लेते हैं ये हमारे पास COONA, ये सोडियम सॉल्ट है, अगर इसके सोडियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तब क्या होगी, अगर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तब क्या होगी, अगर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगी, तो यहाँ से CO2 की रिमूव हो जाएगी, यहाँ से CO2 की रिमूव हो जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ से CO2 की रिमूव हो गई, तो ये क्या दे दिया, तो दिस विल गिव अस, ये क्या देगा, ये यहाँ पर ऑब्वियसली ये कार्बन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में बॉन्ड कर जाएगा दिस वन, तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म कर दिया।
तो सिंपली जब ध्यान रखेंगे, जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है, जब एक्वा सॉल्यूशन में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, तो नोड पर क्या होती है, तो कार्बोनेट आयन जाकर के CO2 लिबरेट कर देता है और फॉर्म करता है अल्केन, मतलब CO2 लिबरेट करके कार्बन रेडिकल फॉर्म करता है, जो ऑब्वियसली आपस में कपल करता जुड़ करके फॉर्म कर देता है क्या, तो अल्केन। ठीक है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय रिडक्शन, अल्केन की प्रिपरेशन बाय रिडक्शन। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय रिडक्शन, नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय रिडक्शन, रिडक्शन द्वारा अल्केन की प्रिपरेशन। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्रीज इन हाइड्रोजन कंटेंट, ऑब्वियसली एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन कंटेंट बढ़ता हो और ऑक्सीजन कंटेंट घटता हो, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की कंटेंट बढ़ती हो और हाइड्रोजन की कंटेंट घटती हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान रखेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट, इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट और डिक्रीज इन हाइड्रोजन कंटेंट, डिक्रीज इन हाइड्रोजन कंटेंट और डिक्रीज इन हाइड्रोजन कंटेंट इन सबस्टेट, ऑब्वियसली इन रिएक्टेंट या कि इन रिएक्टेंट कहलाता क्या है, कॉल्ड तो इंक्रीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट और डिक्रीज इन हाइड्रोजन कंटेंट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड, कहलाता क्या, तो इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑब्वियसली इंक्रीज इन, उल्टा कर दे, इंक्रीज इन हाइड्रोजन कंटेंट, इंक्रीज इन हाइड्रोजन कंटेंट और डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा हम लोग यही यूज करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम लोग यूज क्या करते हैं, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की कंटेंट अगर इंक्रीज कर जाएंगी या हाइड्रोजन की कंटेंट डिक्रीज कर जाएंगी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जबकि यदि किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन की कंटेंट इंक्रीज कर जाएंगी और ऑक्सीजन की कंटेंट डिक्रीज कर जाएंगी, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय रिडक्शन, मतलब इस रिएक्शन में क्या होगी, तो हाइड्रोजन की कंटेंट इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट वन इज वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसमें फर्स्ट वन इज वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो ये वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन क्या कहता है, कि जब किसी एल्डिहाइड और कीटोन को हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन मतलब NH2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH और QH, तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो कार्बोनाइल ग्रुप होती है, CO ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन की CO ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH और QH, तो जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता, वो रिड्यूस कर जाता है मिथिलीन ग्रुप में, मतलब CH2 ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो ये वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन क्या है, तो व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन, जब एल्डिहाइड और कीटोन को, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विद, जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो इज ट्रीटेड विथ, जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मीन्स व्हाट, तो हाइड्रोजन मीन्स ऑब्वियसली NH2,
in presence of alkali, in presence of alkali NaOH और KOH, तो क्या होती है, देन जो कार्बोनाल ग्रुप होती है, जो कार्बोनाल ग्रुप होती, कार्बोनाल ग्रुप, तो जो कार्बोनाल ग्रुप होती है किसकी, तो ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनाल ग्रुप मतलब CO ग्रुप, कार्बोनाल ग्रुप मतलब क्या हुआ, तो CO ग्रुप, कार्बोनाल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन get reduced to methylene group, कहलाता है कॉल्ड, कहलाता क्या, तो कॉल्ड वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन क्या है, तो जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH और KOH, तो कार्बोनाल ग्रुप जो होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, जो रिड्यूस कर जाती है मिथिलीन ग्रुप में, कहलाता क्या है, तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। मतलब दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर हमारे पास एल्डिहाइड है RCHO, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, और इसे हम लोग ट्रीट कराते हैं किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ, मतलब NH2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH और KOH। सोल्यूशन के अंदर NaOH मतलब Na+ तो जस्ट स्पेक्टेटर आया रहता, तो OH- में लिख देते सिंपली। तो जब हम एल्डिहाइड को ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH और KOH। NaOH मतलब Na+ तो जस्ट स्पेक्टेटर आयन होता है, KOH में K+ जस्ट स्पेक्टेटर आयन होता है, जस्ट, इसलिए आप OH- लिख सकते हैं या NaOH भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जब एल्डिहाइड को हम ट्रीट करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH और KOH, तो एल्डिहाइड की जो कार्बोनाल ग्रुप है, मतलब ये CO ग्रुप है, ये रिड्यूस कर जाता है, मतलब इससे ऑक्सीजन निकल जाता है, मतलब हाइड्रोजन और OH मिलकर के क्या करता है, तो इससे ऑक्सीजन को निकाल के और बेसी डबल बॉन्ड में, तो बेसी यहाँ से ऑक्सीजन निकाल करके इसमें हाइड्रोजन ला देता है, दिस, ये मतलब जो CO ग्रुप था, जो कार्बोनाल ग्रुप थी, वो किस में रिड्यूस कर गई, मिथिलीन ग्रुप में। तो बेसिक जब एल्डिहाइड, तो याद रखेंगे जब एल्डिहाइड को या कीटोन को, अगर मान लें हमारे पास कीटोन हो, यदि हमारे पास कीटोन है, अगर इसे ट्रीट करा दे किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ, ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH और KOH, तो क्या होगा, तो जो हाइड्रोजन और OH मिलकर के क्या करता है, जिस ऑक्सीजन को निकाल देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किस में, तो ऑब्वियसली इसे कन्वर्ट कर देता है मिथिलीन ग्रुप में, तो इट इज कॉल्ड वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन को हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH और KOH, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को ट्रीट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH और KOH, जब एल्डिहाइड और कीटोन को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH और KOH, तो जो कार्बोनाल ग्रुप होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, ध्यान दिए, CO ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन की CO ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाल ग्रुप। तो जो कार्बोनाल ग्रुप होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, वो रिड्यूस कर जाती है किसमें, तो मिथिलीन ग्रुप में, CH2 में, दैट इज कॉल्ड वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को कहते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये कैसे हो गया, ये CO कैसे कन्वर्ट कर गया CH2 में, तो इसकी मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में। इसकी मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस, मतलब कैसे हो गया, ये CO से ऑक्सीजन कैसे निकल करके CH2 में कन्वर्ट हो गया, ये CO से कैसे ऑक्सीजन निकल करके CH2 में कन्वर्ट हो गया, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हो जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में। अभी जस्ट इतना ध्यान रखिए, वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में क्या होती है, तो जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम ट्रीट करते हैं, किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH और KOH, तो क्या होता है, तो जो कार्बोनाल ग्रुप होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, वो मिथिलीन ग्रुप में चेंज कर जाती है। ध्यान, ये जो रिएक्शन है अल्कलाइन मीडियम में, मतलब क्षारीय माध्यम में है, मतलब बेस के प्रेजेंस में है। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, तो ध्यान रखें नोट, जो वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन होती है, नोट, जो वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो ध्यान रखेंगे जो वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन होती है
वह अल्कली के प्रेजेंस में होती है। इसी का दूसरा रूप हो, दूसरा रिएक्शन है इसी टाइप से। यहाँ भी कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा है कार्बोनाइल ग्रुप से मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट करने का मेथड। एल्डिहाइड कीटोन की कार्बोनाइल ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट करने का जो मेथड है दैट इज द क्लेमांसन रिडक्शन। ये क्लेमांसन रिडक्शन क्या होती है, तो जब एल्डिहाइड कीटोन को हम ट्रीट करते हैं एमलगमेटेड जिंक के साथ, मतलब ZnHG के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl, तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होती है एल्डिहाइड कीटोन की वो मिथिलीन ग्रुप में चेंज कर जाती है। दैट इज कॉल्ड क्लेमांसन रिडक्शन। मतलब सेम रिएक्शन होता है, बस वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जबकि ये हो रहा है वुल्फ-किस्टन रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो बेस के प्रेजेंस में। तो पहले इसे नोट करिए, फिर मैं उसे भी कर देता हूँ। नाउ क्लेमांसन रिडक्शन सिमिलर टू वुल्फ-किस्टन रिएक्शन, दूसरा होता है क्लेमांसन रिडक्शन। ये क्लेमांसन रिडक्शन क्या है, तो जब एल्डिहाइड और कीटोन सेम, जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, तो एमलगमेटेड जिंक। एमलगमेटेड जिंक क्या होती है, तो मिक्सर ऑफ जिंक एंड मरकरी, इक्विमोलर मिक्सर ऑफ जिंक एंड मरकरी। जिंक एंड मरकरी के मिक्सर को हम लोग कहते हैं एमलगमेटेड जिंक। तो ऑब्वियसली जब एल्डिहाइड या कीटोन को हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, तो एमलगमेटेड जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl। जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम ट्रीट कराते हैं, जब एल्डिहाइड और कीटोन को ट्रीट कराते हैं एमलगमेटेड जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो कार्बोनाइल ग्रुप होती है वो मिथिलीन ग्रुप में चेंज कर जाती है। मतलब सेम टू सेम रिएक्शन, वुल्फ-किस्टन रिडक्शन जैसा ही यहाँ भी हो जाती है। जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम ट्रीट कराते हैं एमलगमेटेड जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम ट्रीट कराते हैं एमलगमेटेड जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो मिथिलीन ग्रुप में रिड्यूस हो गई। मतलब ये एमलगमेटेड जिंक HCl मिलकर के क्या करा, तो इस ऑक्सीजन को निकाल करके इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया है। जैसे वहाँ पर हाइड्रोजन और OH मिलकर के ऑक्सीजन को निकाल करके हाइड्रोजन जोड़ दे रहा है, उसी तरह से एमलगमेटेड जिंक और HCl मिलकर के एल्डिहाइड कीटोन में से ऑक्सीजन निकाल करके हाइड्रोजन जोड़ दे रहा है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप में रिड्यूस कर दे रहा है। तो ऑब्वियसली दोनों में तो सेम ही रिएक्शन हो रही है, अंतर क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिडक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की वह एसिडिक मीडियम में है, जबकि वुल्फ-किस्टन रिएक्शन में जो रिडक्शन हो रही थी वह बेसिक मीडियम में अल्कलाइन में। तो बेसिक क्लेमांसन रिडक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब एसिडिक मीडियम हो रही है। तो इससे फायदा ये होता है कि यदि किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप रहा, मतलब ऐसे ग्रुप जो बेस से रिएक्शन करने वाला है, तो वैसे केस में हम लोग क्लेमांसन रिडक्शन लगा देते हैं। और किसी कंपाउंड में ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें यदि एसिड सेंसिटिव ग्रुप रहा, तो मतलब एसिड से रिएक्शन करने वाला अगर ग्रुप रहा, तो उसकी रिडक्शन कराने के लिए हम लोग वुल्फ-किस्टन रिडक्शन रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूं। तो ध्यान दें इसमें कि नोट वुल्फ-किस्टन रिडक्शन रिएक्शन, वुल्फ-किस्टन रिडक्शन take place in presence of alkali and Clemenson reduction take place in presence of एसिड। सो इसीलिए इफ एल्डिहाइड और कीटोन contains एल्डिहाइड और कीटोन contains एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एसिड सेंसिटिव ग्रुप मतलब वह ग्रुप जो एसिड से रिएक्शन करे, देन वुल्फ-किस्टन रिडक्शन रिएक्शन, then Wolff-Kishner reaction is used, and if aldehyde or ketone contains बेस सेंसिटिव ग्रुप, बेस सेंसिटिव ग्रुप मतलब बेस से रिएक्शन करने वाला ग्रुप, देन Clemenson reduction, then
क्लेमांसन रिडक्शन इज यूज्ड। कह रहा है कि ऑब्वियसली दोनों की दोनों में तो सेमी प्रोडक्ट बन रही है, तो यूज कहां पर, दोनों में अंतर कहां पर आएगा? तो कह रहा है कि ऐसी एल्डिहाइड और कीटोन हो, जैसे मान एक ऐसी एल्डिहाइड और कीटोन है जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो, जैसे मान लेते ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसमें ओ अल्कोहल, अल्कोहल एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है, मतलब ऑब्वियसली इस अल्कोहल को ऊपर अगर आप ACl और ZnHgACl डाल देंगे तो ये एसिड क्या करता है, तो इससे H प्लस OH मिल करके वाटर को निकाल देगा। इससे वाटर को क्या करता है, H प्लस इससे वाटर को निकाल करके ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, तो इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, तो अल्कीन। इसे कन्वर्ट कर देगा किस में, तो अल्कीन। तो ऑब्वियसली अगर यहां पर इसको रिडक्शन देना है तो यहां पर क्या, तो यहां पर जो एसिड कैटलिस्ट होता है वो OH को वाटर के फॉर्म में निकाल देता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड में क्या है, तो ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब एसिड से रिएक्शन करने वाला ग्रुप है, क्योंकि इसके ऊपर एसिड दीजिएगा तो वाटर निकाल के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, अल्कीन बना देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एसिड सेंसिटिव ग्रुप मौजूद है, मतलब एसिड से रिएक्शन करने वाला ग्रुप मौजूद है। तो अगर यहाँ पर आप ZnHgACl यूज करेंगे तो इससे वाटर मॉलिक्यूल को निकाल करके इसको भी रिड्यूस कर देगा, मतलब इसको भी अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो वुल्फ किस्नर यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर अल्कली के प्रेजेंस में यूज करेंगे रिडक्शन। तो ये क्या होगा, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे किस में, तो ये ऑब्वियसली इसमें ये OH जो का तो रह गया। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि यदि हमारे पास एक ऐसी एल्डिहाइड कीटोन है जिसमें हैलाइड है, जो हैलाइड होता है NOH और KOH से रिएक्शन कर जाता है। अब जानते हैं एल्काइल हैलाइड को अगर NOH और KOH से रिएक्शन करा दीजिएगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये हैलाइड क्या है, तो कहते हैं बेस सेंसिटिव ग्रुप है। ये क्या है, तो बेस सेंसिटिव ग्रुप है, ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है, ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब ये NOH और KOH से रिएक्शन करने वाला ग्रुप है। जैसे OH क्या होता है, तो HCl मतलब एसिड से एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है, उसी तरह से जो हैलाइड होता है वो बेस सेंसिटिव ग्रुप होता है। अब यहाँ पर अगर आप NOH और KOH दे देंगे तो अल्कोहल बना देगा, मतलब यहाँ पर अगर इस हाइड्रोजन और OH को दे देंगे तो Cl को OH माइनस हटा के खुद बैठ जाएगा, मतलब रिएक्शन कर जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर रिडक्शन करानी है तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्लेमांसन रिडक्शन कराएंगे, मतलब ZnHgACl कराएंगे, यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, तो ये मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ऑब्वियसली दोनों से तो सेमी प्रोडक्ट मिल रहा, तो डिफ्रेंशिएट कहाँ पर होती है, दोनों में अंतर कहाँ पर आता है। तो कह रहा है कि एक ऐसी कंपाउंड जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगी, मतलब एसिड से रिएक्शन करने वाला ग्रुप मौजूद होगा, जैसे अल्कोहल वगैरह मौजूद होगा, तो वहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन कराने के लिए आप यूज करेंगे वुल्फ किस्नर। जबकि एक ऐसे कंपाउंड जिसमें बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा, जैसे हैलाइड बेस सेंसिटिव ग्रुप होती है, तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो क्लेमांसन रिडक्शन यूज करेंगे। ठीक है, नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन of alkane by hydrogenation of alkene or alkyne, by hydrogenation of alkene or alkyne। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। तो ये हाइड्रोजिनेशन मीन्स होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन कहलाती है हाइड्रोजिनेशन। तो जब हम अल्कीन और अल्काइन को, व्हेन अल्कीन और अल्काइन, व्हेन अल्कीन और अल्काइन इज ट्रीटेड विद, जब अल्कीन और अल्काइन को हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो विथ हाइड्रोजन H2 के साथ। जब हम अल्कीन और अल्काइन को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट निकेल, प्लैटिनम और प्लैटिनम, देन
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन और अल्काइन फ्रॉम सेम साइड टेक प्लेस एंड फॉर्म, और फॉर्म करता है एंड फॉर्म अल्केन। तो जब अल्कीन और अल्काइन को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ध्यान दीजिए, अगर आपने अल्कीन ले रखी है, यदि आपने अल्कीन ले रखी और ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है, अगर मान लेते हैं आपके पास अल्कीन है, सपोज ये C, ये डबल बॉन्ड C है, ये आपके पास अल्कीन है। अगर सिंपल आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और नो कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे तो ये एडिशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब डायरेक्ट अल्कीन में हाइड्रोजन को जोड़ना एक डिफिकल्ट टास्क है। कहते हैं कि अल्कीन में डायरेक्ट हाइड्रोजन को जोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए अल्कीन में जब भी हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट, दैट इज प्लैटिनम और निकेल। तब क्या होती है, तो इस अल्कीन में क्या होगी, तो हाइड्रोजन की एडिशन सेम साइड से हो जाती है। यहां पर क्या होती है, तो कहते हैं सिन एडिशन मतलब होता है सेम साइड से एडिशन हो जाती है। जब अल्कीन और अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट जैसे सच एज निकेल, प्लैटिनम और प्लैटिनम, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन फ्रॉम सेम साइड टेक प्लेस। उस तरह से अगर आपके पास अगर अल्काइन है, अगर उसे आप हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, तो बेसिक यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड, यहाँ दो डबल बॉन्ड है, तो 1 मोल अल्काइन 2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर करेगा। तो यहाँ भी क्या होगी, तो सिन एडिशन होगी। सिन एडिशन मतलब सेम साइड से एडिशन होगी, और ये फॉर्म कर देगा क्या, तो अल्केन। ये आपका क्या हो गया, तो अल्केन हो गया। वह कंपाउंड इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है, वो क्या होता है, तो ऑब्वियसली अल्केन होता है। तो ये क्या दे दिया, तो अल्केन दे दिया। तो ये कह रहा है कि जब हम अल्कीन और अल्काइन को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, सिंपल अगर अल्कीन और अल्काइन और हाइड्रोजन लेंगे और कैटलिस्ट नहीं लेंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसे एडिशन को कराने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। इसलिए जब अल्कीन और अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, तो जब अल्कीन और अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, तो क्या होती है, तो अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है और फॉर्म कर देता है क्या, तो अल्केन। यहाँ पर जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है अल्कीन और अल्काइन में, यहाँ पर अल्कीन और अल्काइन में जो हाइड्रोजन की एडिशन होती है वो सिन एडिशन होती है। सिन एडिशन मतलब सेम साइड से एडिशन होती है। तो यहाँ पर अल्कीन और अल्काइन में जो हाइड्रोजन की एडिशन होती है वो सिन एडिशन होती है, मतलब सेम साइड से एडिशन होती है। कैसे होता है मैकेनिज्म, तो बेसिस इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो एक ऐसी कंटेनर जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होती, एक ऐसी कंटेनर जिसके अंदर क्या, तो हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें क्या किया जाता है, तो प्लैटिनम का है ना, प्लैटिनम का निकेल का टुकड़ा डाल दिया जाता है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन इसके अंदर क्या करते हैं, तो अगर निकेल के टुकड़े को डाल दिया, फाइनली डिवाइडेड निकेल को, फाइनली मतलब छोटा छोटा महीन टुकड़ा निकेल को, तो क्या होती है, तो इस निकेल के सरफेसेस के ऊपर, मतलब इस मेटल के सरफेस के ऊपर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है पहले जाकर चिपकता है। ये ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल है वो पहले सरफेस से जाकर क्या होता, तो चिपकता है, और चिपकने के बाद ये मेटल की एटम के साथ, ये मेटल की एटम के साथ चिपकने के बाद ये मेटल की एटम के साथ क्या करता, तो ये बॉन्ड कर लेता है। ये मेटल की एटम के साथ क्या करता, तो बॉन्ड कर देता है, मतलब इस तरह से। तो एक ऐसी कंटेनर जिसके अंदर इस तरह से जाकर के हाइड्रोजन सब क्या होता, तो पहले चिपकता है और चिपकने के बाद फिर क्या करता, तो मेटल की एटम के साथ बॉन्ड कर लेता है, जिसे हम कहते हैं एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली एक कंटेनर के अंदर जिसमें हाइड्रोजन, उसमें निकेल डालेंगे तो क्या होगा, तो मेटल के सरफेसेस के ऊपर हाइड्रोजन जाकर चिपक जाएगा और फिर क्या करता, तो बॉन्ड कर लेता है। तो अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड कर लिया तो हम लोग इसे कहते हैं एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। अब एक ऐसी कंटेनर जिसके अंदर एब्जॉर्ब हाइड्रोजन है, एक ऐसी कंटेनर जिसमें मेटल के सरफेसेस के ऊपर एब्जॉर्ब हाइड्रोजन है, एक ऐसी कंटेनर जिसके अंदर ऑब्वियसली एब्जॉर्ब हाइड्रोजन है, उसके ऊपर अगर हम अल्कीन को डाल देते हैं और उसके ऊपर हम अल्कीन को अगर डाल दें या अल्काइन को डाल देंगे, तो जो अल्कीन की मॉलिक्यूल होगी वो एब्जॉर्ब हाइड्रोजन से जाकर के क्या होगी, तो कोलवाड करती है। ये जो अल्कीन की मॉलिक्यूल होगी या अल्काइन का जो मॉलिक्यूल होगा
वो एडजॉर्ब हाइड्रोजन से जाकर क्या होगा, तो कोलॉइड करेगा। ये एडजॉर्ब हाइड्रोजन से जाकर क्या करेगा, तो कोलॉइड करेगा। तो कोलिजन्स होने से क्या होगी, तो ये मेटल हाइड्रोजन की बॉन्ड, ये मेटल हाइड्रोजन की बॉन्ड टूट जाएगी, यहाँ पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये आपस में क्या करता है, तो बॉन्ड कर लेता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर एडिशन होगी सेम साइड से, ये सी ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्या हुआ, तो सेम साइड से ऐड हो गया। तो ये करा कि सिंपली अगर अल्कीन अल्कान को में अगर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो वो डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, इसलिए यहाँ पर मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो एक ऐसी कंटेनर जिसके अंदर हाइड्रोजन है, उसमें अगर फाइनली डिवाइडेड मेटल पार्टिकल को डाल दे, फाइनली डिवाइड मतलब मेन टुकड़ा अगर हम मेटल का डाल देते हैं तो उस मेटल की सर्फेसेस के ऊपर पहले हाइड्रोजन जाकर चिपकती है, मतलब वन डबॉस अट्रैक्शन के कारण जाकर चिपकती है, फिर जाकर के वो क्या करता है, तो हाइड्रोजन मेटल के एटम के साथ बॉन्ड कर लेता है। थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूट जाता और मेटल के एटम के साथ बॉन्ड कर लेता है। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्ब हाइड्रोजन। मतलब अगर किसी कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन डाल दीजिए और फाइनली डिवाइडेड मेटल डाल दीजिए तो उसमें एडजॉर्ब हाइड्रोजन होगी, और उसके अंदर अगर आप अल्कीन डालेंगे, तब उसके अंदर अल्कीन डालेंगे तो अल्कीन की जो मॉलिक्यूल होगी एडजॉर्ब हाइड्रोजन से जाकर कोलॉइड करेंगी और कोलिजन से क्या होगा, तो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और सेम साइड से एडिशन हो जाएगी। और ये क्या दे देगा, तो अल्केन दे देगा, और अल्काइन क्या देगा, तो अल्काइन क्या दे देगा, तो अल्केन दे देगा। तो ये है क्या, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन को जब हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, तो क्या हो जाती है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन और अल्काइन फ्रॉम सेम साइड टेक प्लेस। सेम साइड मतलब सिन एडिशन होती है और फॉर्म करता है अल्केन। ध्यान रखें, अगर यही अल्कीन सिस फॉर्म की होती, अगर अल्कीन को हम सिस फॉर्म की अल्कीन रखते और उसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, तो सिन एडिशन होती है। तो अगर सिस होता है और उसमें अगर सिन एडिशन मतलब सिस में सिन एडिशन हो जाए, सेम साइड से हो जाए, तो उसमें प्लेनोसिमेट्री आ जाती है। उसमें प्लेनोसिमेट्री में तो एक ऐसी इमेजिनरी प्लेन आ जाएगी जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा इस तरह से ताकि एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो, मतलब हम लोग कहते हैं मेसो कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो अगर सिस फॉर्म में सिन एडिशन, याद रखना है, अगर सिस फॉर्म में अगर सिन एडिशन होती है, अगर अल्कीन सिस फॉर्म की होती और उसमें अगर सिन एडिशन हो जाता तो मेसो कंपाउंड फॉर्म हो जाता। मेसो कंपाउंड मतलब ऐसी कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। और अगर ट्रांसफॉर्म होती, जैसे सिस में अगर सिन एडिशन हो गई तो मेसो कंपाउंड, अगर ट्रांस होता और उसको में अगर सिन एडिशन हो जाती तो इनांसोमर्स फॉर्म हो जाता है, मतलब 2 कंपाउंड बनेगा जो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। 2 प्रकार की कंपाउंड बनेगी जो एक दूसरे की क्या होगी, तो मिरर इमेज होगी। तो ध्यान रखना है कि सिस में अगर सिन एडिशन होती है, सिस में अगर सिन एडिशन होती है तो मेसो कंपाउंड फॉर्म होता, मतलब एक ऐसी कंपाउंड जिसमें प्लेनोसिमेट्री हो। जबकि अगर ट्रांसफॉर्म में अगर सिन एडिशन होती तो इनांसोमर्स फॉर्म करता है। इनांसोमर्स मतलब 2 ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, 2 ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे का क्या हो, तो मिरर इमेज हो। इसको मैं नोट करके लिख देता हूं। तो नोट मतलब ध्यान रखें, नोट मतलब ध्यान रखें कि सिस अल्कीन में, सिस अल्कीन मतलब ऐसी अल्कीन जिसमें, सिस अल्कीन किससे कहते हैं, तो अल्कीन जिसमें तो सेम ग्रुप सेम साइड में हो। अगर सिन एडिशन होती है, सिन एडिशन होती है तो ये फॉर्म करता मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड क्या होता, तो ऐसी कंपाउंड, मेसो कंपाउंड क्या होता, तो ऐसी कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम होती है एंड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉज, प्लेन ऑफ सिमेट्री, हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब पॉज। जबकि अगर ट्रांस अल्कीन होती, ट्रांस अल्कीन हो और उसमें अगर सिन एडिशन होती है, मतलब सेम साइड से एडिशन होती है, तो फॉर्म करता इनांसोमर्स। इनांसोमर्स क्या होता, तो 2 कंपाउंड विच आर मिरर इमेज, 2 ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे का क्या हो, मिरर इमेज। तो 2 कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड मिरर इमेज, 2 कंपाउंड विच आर मिरर इमेज, 2 कंपाउंड विच आर मिरर इमेज, जो क्या हो, तो विच आर मिरर इमेज, मिरर इमेज जो एक दूसरे का क्या हो, तो मिरर इमेज हो। तो ध्यान रखेंगे कि अगर सिस में अगर सिन एडिशन होती तो मेसो कंपाउंड, लेकिन ध्यान रखें यदि आपके पास ट्रांस अल्कीन हो, ध्यान रखें यहां पर अगर ट्रांस अल्कीन हो और उसमें अगर एंटी एडिशन हो, आगे पढ़िएगा, ट्रांस अल्कीन में जब एंटी एडिशन होती है
तो ध्यान दीजिए, सिस अल्किन में अगर सिन एडिशन होगी तो मेसो कंपाउंड, या ट्रांस अल्किन में एंटी मतलब अपोजिट साइड से एडिशन हो। ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं? जिसमें दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो। तो अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो और वहां पर एडिशन अपोजिट साइड हो, एंटी मतलब अपोजिट, और वहां पर एडिशन अपोजिट साइड से हो, तब भी मेसो कंपाउंड फॉर्म होती है। उसी तरह से यदि आपके पास सिस अल्किन हो और उसमें एंटी एडिशन हो जाए, और उसमें अगर एंटी एडिशन हो जाए तब भी क्या होगा? इनान्सोमर्स फॉर्म होता है। तो वैसे सिस अल्किन में अगर सिन एडिशन हो जाती है तो मेसो कंपाउंड फॉर्म होता है। मेनली आपको ये याद रखनी है ना, सिस अल्किन में अगर सिन एडिशन होता है तो मेसो कंपाउंड फॉर्म होती है, अगर ट्रांस अल्किन में सिन एडिशन होती है तो इनान्सोमर्स। अब यहाँ पर ऑब्वियसली सिस के जगह पर क्या करिए तो ट्रांस कर दीजिए, ट्रांस में अगर एंटी एडिशन हो जाए, है ना, यहाँ पर सिस के जगह पर उल्टा कर दीजिए दोनों में, यहाँ सिस के जगह पर क्या कर दीजिए तो ट्रांस अल्किन में अगर एंटी एडिशन होगी तो मेसो कंपाउंड, और अगर यहाँ ट्रांस के जगह पर सिस करिए, सिस में अगर एंटी एडिशन हो जाएगी तो इनान्सोमर्स फॉर्म हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि सिस में अगर सिन एडिशन होती तो मेसो कंपाउंड, मेनली आपको ये ध्यान रखना है, और इसी का उल्टा कर देना। ऑब्वियसली ये सिस में अगर सिन एडिशन होती है तो ऑब्वियसली मेसो कंपाउंड फॉर्म होता है, और ट्रांस में अगर सिन एडिशन होगी तो इनान्सोमर्स। तो अगर ट्रांस ले लेंगे और एंटी एडिशन करेंगे तभी मेसो कंपाउंड, अगर हम लोग सिस लेंगे और उसमें एंटी एडिशन कराएंगे तो भी क्या होगा? इनान्सोमर्स फॉर्म होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ रिडक्शन बाय कॉन्क HI रेड फास्फोरस। कॉन्क HI रेड फास्फोरस और कॉन्सेंट्रेटेड HI की जो मिक्सर होती है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कॉन्क HI रेड फास्फोरस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता। तो ऐसी कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेंट को बढ़ाता है, ऑक्सीजन कंटेंट को घटाता है, एक ऐसी कंपाउंड या एक ऐसी मिक्सर जो हाइड्रोजन कंटेंट को बढ़ाए और ऑक्सीजन कंटेंट को घटाए, किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन कंटेंट को बढ़ाए ऑक्सीजन कंटेंट को घटाए, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। करेक्ट, कॉन्क HI रेड फास्फोरस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, कभी इससे ज़्यादा कोई शक्तिशाली है ही नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे कोई ज़्यादा शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। कॉन्क HI रेड फास्फोरस याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्क HI रेड फास्फोरस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस ऑल रिड्यूसिबल ग्रुप। ये सारे रिड्यूसिबल ग्रुप को मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप को, और रिड्यूसिबल ग्रुप मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है किस में? तो CH2 और CH3 में। ये सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है किस में? तो CH2 और CH3 ग्रुप में, जिसमें फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो करा कॉन्क HI रेड फास्फोरस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस ऑल रिड्यूसिबल ग्रुप इनटू CH2 और CH3 ऑन विच फर्दर रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। उसमें फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखेंगे जो कॉन्सेंट्रेटेड HI और रेड फास्फोरस का जो मिक्सर होता है, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे मौजूद है। इट इज जस्ट लाइक एटम बम एमॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक तरह का एटम बम की तरह काम करता है, मतलब किसी भी फंक्शनल ग्रुप को इसको दे मारिए, सबको खत्म कर देगा और डाल देगा, बना देगा क्या? तो CH2 या CH3 में। तो ये कॉन्क HI रेड फास्फोरस एक एटम बम का काम करता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर दे मारिएगा तो उसको चेंज कर देगा किस में? तो CH2 और CH3 में। ऑब्वियसली रेड फास्फोरस और कॉन्क HI जो होता वो एक एटम बम है रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में। रिड्यूसिंग एजेंट में जो कॉन्क HI रेड फास्फोरस होता है एक एटम बम की तरह होता है, मतलब किसी फंक्शन ग्रुप पर इसको आप डाल दीजिएगा तो उसको CH2 और CH3 में कन्वर्ट कर देगा। करा कि कॉन्क HI रेड फास्फोरस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस ऑल रिड्यूसिबल ग्रुप इनटू CH2 और CH3 ऑन विच फर्दर रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। मतलब इतना रिड्यूस, मतलब उसमें फिर से रिडक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे तो कहता है इट इज एटम बम एमॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट में एटम बम है। जैसे होता है ना कि कहीं भी बम मार रहे, छोटा छोटा पटाखा और बम चला रहे, लेकिन अगर वहां पर आप ऑब्वियसली एटम तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन अगर कहीं पर एटम बम ही मार दीजिए तो वहाँ ऐसा खत्म हो जाएगी, वहां पर फिर से डिस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट में जो कॉन्क HI रेड फास्फोरस होती है वो एटम बम की तरह काम करता है। किसी फंक्शन ग्रुप के ऊपर इसको आप दे दीजिएगा, लगा दीजिएगा तो उसको CH3 में कर, जैसे अल्कोहल है उसमें रेड फास्फोरस HI को दे दीजिए तो इसको क्या करा? तो CH3 में चेंज कर दिया। अगर एल्डिहाइड इसके ऊपर रेड फास्फोरस HI दे दिए, इसको किस में चेंज कर दिया? तो ऑब्वियसली CH3 में चेंज कर दिया। ऑब्वियसली कीटोन के ऊपर रेड फास्फोरस HI डाल दिए, ये CH2 में चेंज कर दिया। एसिड के ऊपर डाल दिए CH3, मतलब जितने भी फंक्शन ग्रुप है सबको किस में चेंज कर दे रहा है? तो ये CH3 में चेंज कर दे रहा है।
तो CH2 मतलब इंड कार्बन है तो CH3 में, अब बीच में है तो CH2 में चेंज कर दे रहा है। तो ये करा कि कॉन्क HI रेड फास्फोरस क्या है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट में एटम बम की तरह काम करता है। मतलब इस रिड्यूसिंग एजेंट को अगर आप यूज कर देंगे तो फिर से आपको रिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको याद रखिएगा कि कॉन्क HI रेड फास्फोरस जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इसको आप यूज कर देंगे तो सारे फंक्शनल ग्रुप को इतना रिड्यूस कर देगा कि ताकि उसमें रिडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप को CH2 और CH3 में चेंज कर देता है। ठीक है, नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जब हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, जब हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है अल्केन में। तो जब हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, जब हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो इसी को रिड्यूस कर देता है किस में, तो अल्केन में। कर जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, ई ड्यू टू हाइड्राइड डोनेटिंग टेंडेंसी। कर कि जब हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं, जब एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो जब एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। कर कि जब एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं, जब एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये क्या करता है, तो एल्काइल हैलाइड को ये रिड्यूस कर देता है किस में, तो अल्केन। एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है किस में, तो अल्केन। कह रहा है कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, इसने क्या करा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटा करके हार्डन को बढ़ा दिया, मतलब हार्डन कॉन्टेंट को बढ़ा दिया। कह जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की ड्यू टू हाइड्राइड डोनेटिंग टेंडेंसी। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता, तो ये डिसोसिएट करेगा लिथियम आयन और एल्युमिनियम हाइड्राइड में। अब ये एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, तो हाइड्राइड रिलीज करता है। और ऑब्वियसली अगर हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करा देते हैं किसके साथ, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, अगर इसे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करा देंगे तो क्या करेगा, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पहले लिथियम आयन और एल्युमिनियम हाइड्राइड में टूटेगा। एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑब्वियसली LH3 और H- में टूट जाता है। मतलब यहाँ से क्या होगी, H- मतलब हाइड्राइड रिलीज होगी। और ये H- क्या करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ से क्या होगी, तो ये हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाएगी। तो ये क्या दे देगा, तो ये RH ये अल्केन दे दिया प्लस X-, और ऑब्वियसली X- और Li प्लस मिल करके क्या दे देगा, तो LiX दे देगा जिसमें। तो ये करा कि जब एल्काइल हैलाइड को हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या देता है, तो दिस गिव अस अल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जब हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये रिड्यूस कर देता है एल्काइल हैलाइड को किस में, तो अल्केन में। जब हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो रिड्यूस कर देता है एल्काइल हैलाइड को किस में, तो अल्केन में। जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन कंटेंट बढ़ाया, दैट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ड्यू टू हाइड्राइड डोनेटिंग टेंडेंसी। जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, वो हाइड्राइड डोनेट करने की टेंडेंसी के कारण होती है। तो ऑब्वियसली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये क्या करता है, तो लिथियम और एल्युमिनियम हाइड्राइड में जाएगा, और ये एल्युमिनियम हाइड्राइड रिलीज करता है, और ये हाइड्राइड क्या करता, तो एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है किस में, तो अल्केन में। तो ये प्रिपरेशन हो गई किसकी, तो अल्केन की। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।